नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज संसद की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण विषय धन विधेयक के बारे में चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। कुछ विषय वस्तु दी गई है जिसके आधार पर हम आज इस परिचर्चा को शुरू करेंगे। धन विधेयक या मनी बिल क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें लोकसभा या राज्यसभा को क्या शक्ति प्राप्त है, इसमें राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, इन सभी विषयों पे एक विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। पहले तो ये देखते हैं कि ये मनी बिल क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, या वह कौन कौन से विषय हैं जो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि धन विधेयक या मनी बिल का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, ठीक है। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय बताए गए हैं जिनके आधार पर हम धन विधेयक को परिभाषित कर सकते हैं। पहला है किसी भी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, ठीक है ना। दूसरा, भारत सरकार द्वारा कर्ज या उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन को जमा करना या उसमें से धन को निकालना। भारत की संचित जो निधि है उसमें से धन का विनियोग करना, यानी धन का उपयोग उसमें से हम कैसे करेंगे, ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित अथवा व्यय घोषित करना या फिर व्यय की रकम को बढ़ाना। मतलब कोई भी भारत की संचित निधि पर अगर हमें किसी धन को या किसी प्रकार के धन को बढ़ाना है तो उससे संबंधित भी जो विषय वस्तु आएगी वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगी। भारत की संचित निधि से या फिर जो पब्लिक अकाउंट है या जिसे लोक लेखा अकाउंट कहते हैं उससे कोई भी धन प्राप्त करना, ये सभी जो होते हैं मनी बिल के अंतर्गत आते हैं। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी कर को लगाना, उसकी मात्रा को बढ़ाना, उसको समाप्त कर देना, ये सभी प्रक्रियाएं धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अगर कहीं से कर्ज ले रही है सरकार या फिर कहीं से उधार ले रही है और उससे संबंधित जो बिल या नियम बन रहे हैं वो सारे के सारे धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन को जमा करना या उसमें से धन को निकालना, यानी कि जो भारत की संचित निधि है उसको बढ़ाने के लिए हम कई तरह के करों को व्यवस्थित करके बढ़ा करके हम उस संचित निधि को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है या जो सारी प्रक्रिया है वह धन विधेयक के अंतर्गत आती है। मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि धन से संबंधित या करों से संबंधित, संक्षिप्त में हम कहें तो धन से संबंधित या करों से संबंधित जो भी व्यवस्था है वह मनी बिल या धन विधेयक के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कुछ और विषय हैं जो धन विधेयक से संबंधित तो नहीं है लेकिन लगता ऐसा है कि उनका संबंध कहीं ना कहीं धन से है। जैसे वो विषय हैं जिनके बारे में अनुच्छेद 110 के दूसरे भाग में दिया गया है। वो विषय हैं जैसे जुर्माना या अर्थदंड से प्राप्त जो धन होता है वो कभी भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा चीज है कोई भी लाइसेंस हो या इससे संबंधित जो फीस या जो धन है वह भी धन विधेयक के संबंध में नहीं आता है या उसका भी धन विधेयक से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाया या हटाया जाने वाला कर, जैसे स्थानीय रूप से जैसे कोई क्षेत्र है या कोई स्थान है वहां पे कोई क्षेत्रीय मेला या कोई आयोजन हुआ और उसके लिए वहां के अधिकारी ने, ग्राम सभा ने या फिर जो स्थानीय प्रशासन है उसने अगर कोई कर लगाया है उस छोटे से इवेंट के लिए
तो उस कर से प्राप्त जो धन है या उस तरह की जो चीजें हैं वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटा तौर पे ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, जो कि 5-6 पॉइंट हैं जो धन विधेयक को समझाते हैं। अब बात ये चलती है कि धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो यह इन्हीं विषय वस्तुओं के आधार पे धन विधेयक को निर्धारित करता है। अपने मन से वो नहीं कर देगा, या लोकसभा का अध्यक्ष अपने मन से किसी को नहीं कहेगा कि ये धन विधेयक है। वो इन्हीं विषय के अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी या जो भी व्यवस्था आएगी उन सबको इसी विषय के अंतर्गत धन विधेयक घोषित करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब यहां पे एक बात प्रश्न उठता है कि क्या इसमें लोकसभा या राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति है? बिल्कुल नहीं। धन विधेयक से संबंधित जो भी शक्ति प्राप्त है वह केवल और केवल लोकसभा को प्राप्त है, और यह राष्ट्रपति की अनुमति पर, यानी राष्ट्रपति को पहले ही इस पे अनुमति दे देता है और बाद में राष्ट्रपति इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पहले से ही वो अनुमति दे देता है और लोकसभा में ये पारित करा दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा केवल इतना ही काम करती है कि उसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। राज्यसभा में वो 14 दिनों के लिए रखा जा सकता है, और उस पर राज्यसभा अगर सहमत है तो भी और न सहमत है तो भी अगर वो 14 दिन के बाद उस पर अपना कोई निर्णय नहीं देती है तो लोकसभा के द्वारा जो भेजा गया धन विधेयक है वो राज्यसभा से स्वयं पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार जो धन विधेयक है उस पर सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि लोकसभा को एक बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त है धन विधेयक पे। यहां तक कि राष्ट्रपति भी इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वह केवल 2 काम कर सकता है, या तो वो धन विधेयक को हस्ताक्षरित कर दे या फिर उसे हस्ताक्षरित कर दे या फिर उसे सोचने समझने के लिए कुछ दिन के लिए रख सकता है। लेकिन चूंकि धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है, इसलिए राष्ट्रपति को उस पर कोई भी विशेषाधिकार नहीं रह जाता है। वो सिर्फ उस पर दस्तखत करके उसे पारित कर देता है, पास कर देता है। तो ये रही धन विधेयक पे चर्चा। तो इसमें क्या है कि केवल और केवल लोकसभा को शक्ति प्राप्त है और धन विधेयक का निर्धारण जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष भी इन्हीं जो 6 विषयों को बताया गया है उसी के आधार पर ही वह धन विधेयक को परिभाषित करता है या धन विधेयक को मानता है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। अगर ये आपको चीज पसंद आई है या धन विधेयक के संबंध में अगर मेरी परिचर्चा अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।